हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की और उसमें भी स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। तो ये एनबीएफसी का ही एक सब सेक्टर है और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से मतलब है कि जो कंपैरेटिवली छोटे होम लोन्स देते हैं अफोर्डेबल हाउस के लिए, जिसका की क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं 30 लाख से 40 लाख है। तो लेस देन 30 लाख, लेस देन 40 लाख के जो होम लोन्स देती हैं कंपनीज, उनको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो देखिए, ये जो सेक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, इसका मेन पॉइंट यह है कि हाउसिंग फाइनेंस सभी को जरूरत है और आज के टाइम में होम लोन लेना एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए या इवन एक स्टेबल बिजनेस इनकम वाले एम्प्लॉय के लिए भी काफी आसान है लेना। और सभी को जरूरत पड़ती है होम लोन की टू बाय अ होम, जो भी वो अपने लिए लेना चाहते हैं। अब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का क्या है कि ये लोग काफी छोटे होम लोन्स देते हैं जो लेस देन 30 या 40 एसएम होना है, बट इवन अप टू 5 लाख 10 लाख के भी लोन से लोग देते हैं। और एक ऐसे सेक्टर को और ऐसे क्लास के लोगों को लोन्स देते हैं, सोशल स्टेटा के लोगों को, जिनको आसानी से होम लोन आज से कुछ साल पहले तक नहीं मिलता था। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे नॉर्मल स्टेबल इनकम वाले लोगों को होम लोन मिलना काफी आसान है, बट आज से 30-40 साल पहले इवन इन लोगों को भी आसानी से होम लोन नहीं मिलता था। ऐसे ही आज से 2-4-5 साल या 10 साल पहले तक जो एक इकोनॉमिकली वीकर सोशल स्टेटा से लोग आते थे, जिनका की इनकम काफी कम है और इनकम में काफी सिक्लिकलिटी हो, इतना स्मूथ इनकम ना हो, उनको आसानी से होम लोन नहीं मिलता था। बट ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आई हैं पिछले लास्ट 5-10-15 सालों में, इनका मेन फोकस रहा है उसी सेक्टर पे, छोटे शहरों में, टायर 3 टायर 4 सिटीज में, इवन विलेजेस में भी ऐसे लोगों को होम लोन देना जिनकी इनकम काफी कम है और बहुत ज्यादा स्टेबल इनकम भी नहीं है। जो हो सकता है बहुत ही छोटी शॉप करते हो, कोई इवन सब्जी बेचते हो या फिर कुछ छोटी मोटी दुकान करते हो, ठेला बेचते हो, इवन जो है नॉर्मल एक स्किल्ड लेबर टाइप के लोग हों, जिनकी जॉब अगर हो भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, परमानेंट जॉब ना हो। तो ऐसे लोगों को ये कंपनीज होम लोन देती हैं और इनका जो टिकट साइज है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितना भी हो सकता है। और पिछले देखिए 5-7 साल में जो फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन आया है कंट्री में, कि यूपीआई पेमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स बहुत सारे लोगों को खुले हैं, तो उसकी वजह से इन सारे लोगों की भले इनकम कम होती है और स्टेबल नहीं है, बट एटलीस्ट इनकम का प्रूफ आना शुरू हो गया है यूपीआई पेमेंट से, यूपीआई में एंट्रीज की वजह से, जनधन बैंक अकाउंट्स की वजह से, इवन इन लोगों का भी फाइनेंशियल हिस्ट्री होने की वजह से कंपनीज किसी तरीके से एसेस कर पाई है कि इनकी भी क्या इनकम है और इनको होम लोन लेने का जो पॉइंट है वो स्टार्ट हुआ है और इनको फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बना के होम लोन देना स्टार्ट किया है। तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है अल्टीमेटली एक एनबीएफसी कंपनी, बट एक सिक्योर्ड लेंडिंग है जिसमें कि आप एक एसेट गिरवी ले लेते हैं। जो घर जिसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है उसको गिरवी ले लिया जाता है अगेंस्ट दैट लोन। तो अगर आप लोन का कल को डिफॉल्ट करते हैं तो दैट एसेट जो कंपनी के पास गिरवी है उसको यूज कर सकती है टू आपका लोन के पैसे को रिकवर करने के लिए। तो इट्स अ सिक्योर्ड लेंडिंग। और देखिए, एनबीएफसी के जो ऊपर जो मैंने पास्ट में वीडियोस बनाए वो सारे ही फैक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है। बट हम आज समझेंगे थोड़ा सा कि अगर आप स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देख रहे हो तो क्या एडिशनल फैक्टर्स या कौन से फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों में काफी लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और ये जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इनसे लोन लिया है, बट आज भी इंडिया में काफी बड़ा सेक्टर बचा हुआ है जिनको भी होम लोन नहीं मिला है और आज भी काफी इनके पास ग्रोथ रनवे है एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस है जो मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े लोगों को लोन देती है, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत तेज नहीं है। क्योंकि एक लेवल पे आके एक नॉर्मल 5-7-10% की ग्रोथ है, उससे ज्यादा पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है जितनी तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही है। क्योंकि मेट्रोज में जो लोग आ रहे हैं अच्छी सैलरीज के साथ, उनकी एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। बट ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनमें काफी स्कोप है आज भी ग्रोथ का और ये सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि आराम से 15% से 20% तक ग्रो कर सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसीलिए सेक्टर की जो लीडिंग कंपनीज है उनके पास अभी भी काफी रनवे है ग्रोथ के लिए और वो काफी तेजी से भी ग्रो कर सकती हैं, 20, 30, 35% तक कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकती हैं अगले कुछ ईयर तक, अगर आप अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाएं और उनको ट्रैक कर पाएं और उसमें इन्वेस्ट कर पाएं। तो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जब आप स्टडी करेंगे, जो मैंने पहले बताया था नेट इंटरेस्ट मार्जिन,
एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने के लिए, क्योंकि जो ये लोन देती हैं भले वीकर सेक्शन में देती हैं बिकॉज बट ये एक सिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज पे नहीं दिया सकता। जो पास्ट में मैंने माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताया है उसमें 20, 24, 18%, 28% पे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लोन देती हैं। बट हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, एक एसेट आपके पास गिरवी रखा हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज पे लोन नहीं देते हैं। जो नॉर्मल आजकल जिनका सिबिल स्कोर है बहुत अच्छा, जो मेट्रो सिटीज के हाउसिंग फाइनेंस आपको पता है 7.2, 7.4, 7.5% तक होम लोन्स मिल जाते हैं। बट इवन ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो देती हैं, ये भी 10%, 11%, 12%, 13%, उससे ज्यादा रेट पे होम लोन नहीं दे सकती, क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, आपके पास एसेट गिरवी है, तो आप बहुत ज्यादा एब्सर्डली हाई रेट पे लोन नहीं दे सकते। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, डिफरेंस ऑफ जिस रेट पे आप लोन दे रहे हैं और जिस रेट पे आप पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, हो सकता है किसी ये एनबीएफसी किसी बैंक से लेती हैं या बॉन्ड्स अपने निकालती हैं, या फिर अदर एनबीएफसी जो बड़ी एनबीएफसी से लेती हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई रेट पे नहीं ले सकती। तो इनके लिए इस नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोन दे रही हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं दे सकती। तो जो लोन इनको उठाना है वो भी बहुत ज्यादा रेट पे नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये कंपनीज छोटी होती हैं कई बार और बहुत ज्यादा बड़े स्टेबल सेक्शन को नहीं देती है, तो कई बार इनको लोन जो मिलता है, जो पैसा मार्केट से मिलता है, क्या इनकी रेटिंग है उसके हिसाब से थोड़े हाई रेट पे मिल सकता है। तो इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस, हेल्दी डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द रेट ऑफ गेटिंग द मनी एंड द रेट एट विच दे आर लेंडिंग, सो दैट दे आर एबल टू मेक मनी इन दिस बिजनेस ऑफ गिविंग लोन्स। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक पॉइंट है, और जो जिसको आपको ट्रैक करना है कि ये कंपनीज कितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर पा रही हैं। दूसरा देखिए पॉइंट है टिकट साइज ऑफ द होम लोन, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो ये कंपनीज हैं, क्योंकि जो जिनकी इनकम कम है कंपैरेटिवली, जो उतने वेल ऑफ नहीं है, उनको लोन दे रही हैं, तो टिकट साइज जितना कम है अगर, उसका मतलब उतना रिस्की भी हो सकता है लोन, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम उतनी ही कम हो, और लेकिन उसमें ही ज्यादा चांस है पैसे कमाने का भी, क्योंकि जितना टिकट साइज लो होगा उतना ही हाई इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। और इनका जो मेन मोड कहना चाहिए आपको, या फिर जो मेन प्ले है इस सेक्टर में, वो यही है कि ये स्मॉल टिकट साइज पे लोन दें, और ऐसे लोगों को लोन दें जिनको बैंक कभी भी लोन नहीं दे सकते, या बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लोन नहीं दे सकती। ऐसे लोगों को इनको ढूंढना होता है, और ये 5 लाख, 10 लाख, इनफैक्ट लेस देन 5 लाख का एक ऐसा टिकट साइज है जिसमें बड़ी लिमिटेड कंपनीज काम करती हैं और अच्छा पैसा बनाती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट काफी हाई लेते हैं। तो टिकट साइज इवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो लेस देन 30 लाख है, उसमें भी सब सेक्शंस हैं, और आपको ट्रैक करना है, क्योंकि जो 4-5-6 अलग अलग कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लेस देन 5 लाख में काफी एक्टिव है और उनका एयूएम का एक बड़ा पोर्शन लेस देन 5 लाख में है। कुछ हैं जो 5 to 15 में ज्यादा काम करती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो मोर देन 15 या मोर देन 20 लाख में ज्यादा काम करती है। तो आप जिस कंपनी को भी ट्रैक कर रहे हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या 5 लाख से कम वाले टिकट साइज में ज्यादा उसका एयूएम है, या 5 से 15 है, या फिर वो आगे जाके किस टिकट साइज को ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए इसमें जैसे एक कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो बजाज ग्रुप की कंपनी है, और कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई है, 1 साल से भी कम हुआ आई थिंक। तो ये भी अब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आ रहे हैं, और अभी तक ये जनरली 40-50 लाख से ज्यादा बड़े लोन्स देते थे, बट अभी आ रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। बट इवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आने के बाद भी इनका टिकट साइज जनरली 20 लाख से ऊपर ही रहेगा मेजर एयूएम, और ये लेस देन 5 लाख और 10 लाख तक के टिकट साइज में नहीं आएंगी। बट जो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं वो अभी भी लेस देन 10 लाख, लेस देन इवन 5 लाख के टिकट साइज में भी हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपकी जो कंपनी है उसका मेजर टिकट साइज किस एरिया में है, क्योंकि देखिए जिस टाइप का टिकट साइज होगा उस टाइप की कंपटीशन इंटेंसिटी भी है, और उसी टाइप का ही कस्टमर प्रोफाइल भी होगा। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला था वो था कस्टमर प्रोफाइल जिनको ये लोन देती है, क्योंकि लेस देन 5 लाख, लेस देन 10 लाख में रिस्क ज्यादा है बट कंपटीशन बहुत कम है, और अगर आप 20 लाख 30 लाख में जैसे ही जाएंगे वहां आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, बट उतना ही ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि काफी कंपनीज हैं जो उस टिकट साइज में लोन देना चाहती हैं। क्योंकि जो बहुत ही छोटा टिकट साइज है उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी ओनरशिप को लेके, लीगैलिटी को लेके कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, और उतनी आसानी से आप जो प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाह रहे हैं उसकी लीगल ओनरशिप को प्रूव कर पाना, और कल को अगर आपको उसे बेच के अपना होम रिकवर कर पाना है,
तो आपको ढंग से चेक करना है कि उसका एक्चुअली में लीगल ओनर वो है भी कि नहीं है, या कागजात किसी लेवल तक के पक्के हैं भी कि नहीं है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इनके जो पेपर्स होते हैं कई बार बहुत ही कच्चे होते हैं। तो यही पॉइंट है लेस देन 5 लाख के जो टिकट साइज का मैंने पॉइंट बताया, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर प्रोफाइल। क्योंकि जो कस्टमर प्रोफाइल है जो इतने छोटे लोन ले रहा है, इनकी प्रॉपर्टी ओनरशिप की लीगैलिटी को प्रूव करना भी उतना आसान नहीं है। तो ये जो कंपनीज हैं, कई जो छोटा लोन देती हैं, इनकी जो है एक इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से एक तरीके से मोड बन गया है कि दे आर एबल टू चेक आउट द प्रॉपर्टीज कि ये जो एक्चुअली में इतनी छोटी प्रॉपर्टीज है, इसकी ओनरशिप जो बंदा लोन ले रहा है उसकी है भी कि नहीं है। और कल को अगर मुझे इसका होम लोन रिकवर करना हो, अगर ये मुझे EMIs नहीं दे पाया या होम लोन को रिपे नहीं कर पाया, तो क्या मैं इसको बेच भी सकता हूँ कि नहीं सकता? क्योंकि वो जो पेपर्स हैं वो हो सकता है कई बार कच्चे पेपर्स हैं, आप उसको बेचने जाएं तो कल को आप बेच ही ना पाए। और इस वजह से जो आपका सिक्योर्ड लोन आप सोच रहे हैं पूरी तरह से सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड रह ही ना जाए। तो ये जो कस्टमर प्रोफाइल है, ये भी आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और छोटे टिकट साइज में अच्छा जो इंटरेस्ट लेके अच्छा पैसा कमा रही हैं, ऐसी कंपनीज जो हैं वो बहुत ही कम है। और इवन इस टिकट साइज में होम लोन देने वाली कंपनीज भी बहुत कम है। बट ये एक काफ़ी नीच सेक्टर है, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली इसी सेक्टर में काम कर रही हैं। तो ये जो टिकट साइज है और कस्टमर प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें आपको ट्रैक करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो बड़ा होम लोन दे रही है उनके लिए बहुत कंपटीशन है आज के टाइम में। जो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में होम लोन दे रही है उनके लिए भी बहुत कंपटीशन है। इवन आप देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे कम हुई है। उनके पास्ट में जो ग्रोथ रेट थी आज कम हो रही है, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत कंपटीशन आ रहा है। PSU बैंक्स की लोन बुक्स आज के टाइम में बहुत अच्छी हो गई हैं, और वो आज एकदम कम्पिटिटिव रेट पे होम लोन्स दे रही हैं जिस पे प्राइवेट बैंक्स देते हैं। जबकि आज से कुछ साल पहले PSU बैंक्स इतनी आसानी से होम लोन नहीं देते थे, बहुत सारे चक्कर लगवाते थे, बहुत सारे कागजात मांगते थे, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग बहुत कम होती थी। तो बहुत सारे लोग PSU बैंक्स में होम लोन लेने नहीं जाते थे। बट आज के टाइम पे बड़े शहरों में PSU बैंक्स आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू प्राइवेट बैंक, और सारे उनके प्रोसेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं, और वो बड़ी आसानी से लोन दे देते हैं, और उतने ही कम्पिटिटिव रेट्स पे उसी फैसिलिटीज़ के साथ। तो मेट्रोज टायर 1 टायर 2 में होम लोन्स में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। इसीलिए काफ़ी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आना चाह रही हैं। इसीलिए आपको ट्रैक करना है कि आप जो कंपनी में लगा रहे हैं, क्या उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग, बहुत ही छोटे टिकट साइज के होम लोन देने का पास्ट का एक्सपीरियंस है, क्या उसके अंदर वो मोड है कि उस कस्टमर प्रोफाइल को समझ सके और उस प्रॉपर्टी को भी समझ सके जो 5 लाख 10 लाख का लोन जिसके अगेंस्ट लिया जा रहा है, क्या वो कल को रिकवर कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसमें और एक और पॉइंट है जो हाउसिंग फाइनेंस के स्पेसिफिक है, कि जो मैंने पास्ट में बताया था, जैसे एक पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है कि 3 महीने तक अगर आप कंटिन्यूसली EMI ना दें, तब आपका जो होम लोन या जो लोन होता है वो NPA बन जाता है। बट अगर आप 30 डेज की एक EMI मिस कर दें या 60 डेज की EMI मिस कर दें, इसको कंपनीज अलग से अपने रिजल्ट्स में या कॉन कॉल में बताती हैं कि 0 to 30 पोर्टफोलियो एट रिस्क कितना परसेंट है, या 30 to 60 कितना परसेंट है, या लेस देन 90 कितना परसेंट पोर्टफोलियो है। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक यूनिक पॉइंट क्या है कि कई बार होता है कि कुछ अगर सेक्टर में इश्यूज हैं या किसी कस्टमर के साथ कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं, तो 0 to 30 या 30 to 60 की बकेट साइज में तो वो आता है। बट जनरली कस्टमर ये प्रेफर करता है कि वो हाउसिंग फाइनेंस की जो EMI है उसको ना मिस करे तीसरी बार, और NPA ना होने दे। वो भले ही किसी पर्सनल फाइनेंस या किसी माइक्रो फाइनेंस की EMI को मिस कर दे, बट इसमें वो ना मिस करे। क्योंकि अगर इसमें NPA में चला गया ये लोन, तो कंपनी के पास राइट है कि वो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लेना स्टार्ट कर सके, नोटिस आपको देके आपकी प्रॉपर्टी को जो है, गिरवी जो रखी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की उसके पास राइट आ जाता है 3 महीने तक अगर EMI नहीं गई और NPA बन गया तो। इसलिए इस सेक्टर में क्या होता है कि कई बार 30 और 60 बकेट जो होता है, जो पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है, वो राइज होता है, बट NPA में वो कन्वर्ट नहीं होता है। जबकि जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि अगर 30-60 का बकेट आपका बड़ा है तो अल्टीमेटली NPA एक बड़ा परसेंटेज उसमें से बन जाएगा। बट हाउसिंग फाइनेंस में जितना 30-60 बढ़ता है, सेम लेवल पे कई बार NPA नहीं बढ़ता है, क्योंकि कस्टमर भी ये कोशिश करता है कि मैं इसको NPA में ना कन्वर्ट करूं, और मैं कहीं से पैसा लाके एटलीस्ट 3rd EMI जो मैं मिस करने वाला हूं उसको दे दूं। क्योंकि उसको भी पता है अगर NPA में कन्वर्ट हो गया तो कंपनी के पास लीगल राइट है मुझे नोटिस देके मेरी प्रॉपर्टी को बेचने की कार्रवाई वो शुरू कर सके। और इसीलिए आपको ये ट्रैक जो करना है 30 डेज 60 डेज में क्या मिस कर रहे हैं और उसमें से NPA कितना कन्वर्ट हो रहे हैं, ये आपको कंटिन्यूसली ट्रैक तो इसमें करना है। बट इसमें इस बात का ध्यान देना है कि कंपेयर टू अदर टाइप के लोन, यहाँ पे कस्टमर का जो बिहेवियर है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इस बात को आपको ट्रैक करते हुए रखना है।
और देखिए जो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल पिछले आज से 1 साल पहले जो खराब हुई थी, एमएसएमई लोन्स की भी साइकिल अब खराब हो रही है। उसकी वजह से जो कस्टमर प्रोफाइल टीयर 3 टीयर 4 गांव के कस्टमर्स का है, उसकी वजह से उन्होंने उस लोन्स में बहुत सारा ईएमआईज मिस करी हैं और वो बहुत सारे एनपीएस में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम अभी तक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नहीं आई है और आई भी नहीं थी, बट अल्टीमेटली जो कस्टमर प्रोफाइल है वो सेम ही है। जो लोग माइक्रो फाइनेंस लोन ले रहे हैं, स्मॉल एमएसएमई लोन ले रहे हैं, वही लोग हैं जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख का होम लोन भी ले रहे हैं। तो बिकॉज ये सिक्योर्ड लोन है तो इसमें आसानी से वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि पास्ट में प्रॉब्लम वहां आ चुकी है, वही कस्टमर भी यहाँ पर है। अगर उसकी इनकम इफेक्ट हुई, अगर उसकी अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ा, तो वो इन लोन्स में भी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर सकता है। तो ये आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को भी, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को भी, कि पास्ट की जो प्रॉब्लम्स माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई लोन्स में आई है वो इसमें ना आए। ऑल्दो ये उस तरीके का सिक्लिकल सेक्टर नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, इसीलिए जो है एनबीएफसीज में बोला जाता है कि माइक्रो फाइनेंस इज वेरी सिक्लिकल, और एमएसएमई कुछ हद तक सिक्लिकल है बट इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसी देश की इकोनॉमिक चल रही है। बट हाउसिंग फाइनेंस एज अ लेमैन टर्म्स ऐसा बोला जाता है कि इट इज नॉट सो सिक्लिकल और इट्स एवरग्रीन सेक्टर, क्योंकि हर कोई जो अपना घर एक तो खरीदता है उसको बचाना चाहता है। और इंडिया में क्या है कि घर नीलाम हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है लोगों के ऊपर। तो इवन जो गरीब लोग हैं जो कि 5-10 लाख का लोन ले रहे हैं, उनका भी ये इंटेंशन रहता है कि एटलीस्ट हमारा घर नीलाम ना हो, और अगर हमने अपने घर गिरवी देख के लोन लिया है तो उसको ऊपर हम डिफॉल्ट ना करें। और एक और भी पॉइंट था कि इसमें भी 2 टाइप के होम लोन्स होते हैं। एक होता है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए या बनाने के लिए होम लोन लेना, और दूसरा होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आपकी बनी हुई प्रॉपर्टी है उसको आप गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन लें, और हो सकता है उस लोन का यूज आप करें कुछ बिजनेस के लिए या किसी और चीज के लिए। जबकि जो होम लोन ओरिजिनल पहला कैटेगरी है जो कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया गया है, वो लोन स्पेसिफिकली होता है घर को बनाने के लिए ही वो पैसा यूज किया जाता है, उस घर को खरीदने के लिए। तो ये ऑफिस में दोनों का टाइप का लोन्स देती हैं। और इसमें भी जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा रेट ज्यादा रहता है, और उसमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप कह सकते हैं रिस्क ज्यादा हो सकता है डिफॉल्ट का, क्योंकि वो पैसा बने हुए लोन का लेके वो किसी बिजनेस में अल्टीमेटली कस्टमर लगा रहा होता है, या किसी अपने इन्वेस्टमेंट में या किसी ऐसे बिजनेस में रनिंग खर्चों में लगा रहा होता है। तो उसमें ज्यादा चांस है कि वो उसका बिजनेस ना चले, या जिस वजह से उसने वो लोन को लिया था अगर वो फुलफिल ना हो तो डिफॉल्ट का एक चांस रहता है उसके लिए। और इसका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, कंपेयर टू नॉर्मल जो लोन घर बनाने के लिए जो लोन लिया जाता है। तो यही आज का वीडियो था आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताने के लिए। होपफुली आपको पता चला होगा कि कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आप समझ सकते हैं, किस टाइप की कंपनीज होती हैं, कैसे आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और देखने हैं तो मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे सेक्टर्स के वीडियोस आज के टाइम पे मिल जाएंगे। फ्यूचर में मैं और भी सेक्टर्स को कवर करूंगा। रियल स्टेट का एक अलग सेक्शन है मेरे चैनल पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल फाइनेंस, मनी मैटर, सबके बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसके थ्रू आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।